नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे एडल्ट्री से संबंधित, दूसरा प्रपोज डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, सबसे लास्ट में करप्शन से संबंधित एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होगा, जिससे एथिक्स पेपर 4 में जो करप्शन का टॉपिक है वो पूरा ही आपका कवर हो जाएगा। और देखो, डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक नीचे ये जो आर्टिकल है ना, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंडिया वेस्ट एशिया के जब रिलेशंस पूछे जाएंगे तब वहां के लिए ये इश्यू इंपॉर्टेंट है। एक नई रियलिटी इमर्ज होकर आ रही है वेस्ट एशिया में। क्या है? ईरान और सऊदी अरेबिया। आप ये मैप देखिए, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया। दोनों के दोनों ना ध्रुव विरोधी हैं। सऊदी अरेबिया जहां सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, ईरान शिया डोमिनेटेड कंट्री है, दोनों की बिल्कुल नहीं बनती आपस में। लेकिन अब ना चाइना ने दोनों के बीच में पीस इस्टेब्लिश करवाई है। दोनों राजी हो गए हैं, दोनों फिर से डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करेंगे आपस में। अभी तक इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे नहीं, 2016 में पूरी तरह से खत्म हो गए थे। ईरान ने यह माना है कि हम सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट अटैक्स को प्रिवेंट करेंगे। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूं, येमेन में आपको पता है सिविल वार चल रहा है, और जो हाउथी डोमिनेटेड एरियाज है ना, जहां पे हाउथीज डोमिनेट करते हैं, हाउथी रिबल्स ईरान द्वारा सपोर्टेड हैं। तो ईरान ने कहा कि हम हाउथी रिबल्स को बोलेंगे कि वो सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक ना करें। तो देखो, ये एक नई रियलिटी है। ध्रुव विरोधी जो है वेस्ट एशिया में, वो अब पीस इस्टेब्लिश करने को राजी हो गए हैं, और चाइना ने पीस इस्टेब्लिश करवाई है दोनों के बीच में। तो बताता है कि इस प्रकार से चाइना का जो रोल है वेस्ट एशिया में बढ़ रहा है। पहले देखो, यूएस डोमिनेटेड हुआ करती थी वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स, बट आज के समय में यूएसए का ज्यादा फोकस यूक्रेन वार पे है, इंडो पैसिफिक रीजन पे है, वेस्ट एशिया पर नहीं है। तो ये देश महसूस करने लगे हैं, सऊदी अरेबिया जैसे, कि यूएस जो पहले गारंटी देता था ना कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, वो आज के समय में पॉसिबल नहीं है। तो दूसरे एक्टर्स की तरफ देखना चाहिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करवाने के लिए, और वो दूसरा देश है चाइना। जमाल खागोसी और दूसरे एपिसोड्स के कारण ना सऊदी अरेबिया के रिलेशन उतने अच्छे नहीं रह गए थे यूएसए के साथ में। जबकि देखो, दूसरी तरफ यूएसए के कहने पर इजराइल और यूएई दोनों ने दोस्ती कर ली। ये भी आपस में ध्रुव विरोधी हुआ करते थे। अब इंडिया का इनके साथ में ना एक ग्रुप भी है, यूएस, इजराइल, सऊदी अरेबिया नहीं, यूएई, इजराइल, यूएसए और इंडिया, इनका ग्रुप है I2 ग्रुप जो है ना, वो इनके साथ में है। तो ऐसा ना हो जाए वेस्ट एशिया में ना दो ग्रुप्स बन जाएं। एक तरफ ये वाला ग्रुप हो गया जिसमें यूएसए, यूएई, इंडिया, इजराइल ये देश हैं, दूसरी तरफ चाइना, ईरान और अब उसमें सऊदी अरेबिया, ये सारे देश हैं। ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए ये जो घटनाक्रम है ना, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले देखो, चाइना ने हालांकि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करवाई थी, मतलब P5+1 की ईरान के साथ डील हुई थी, उसमें चाइना भी था। बट चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता था वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में। बट जैसे जैसे चाइना पावरफुल हो रहा है ना, चाइना अब दूसरे रीजन्स में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दर्ज करवा रहा है। उसी का नतीजा है ये जो पीस इस्टेब्लिश करवाई है चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अडल्ट्री एज मिसकंडक्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे देखो, जीएस पेपर 4 एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। बेसिक्स के साथ ये आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। अडल्ट्री का मतलब क्या है, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखो, मान लीजिए कोई पर्सन है ए, जो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। वो मैरिड है बी के साथ में, मतलब बी जो है एक स्पाउस है। बी भी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। ए और बी आपस में पति पत्नी हैं। अब ए और बी में से ए जो है वो सी के साथ में सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, तो ये अडल्टरी है। कोई थर्ड पर्सन है सी, उसी प्रकार से ए बी आपस में पति पत्नी है, बी सी के साथ में सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, तो वो भी अडल्टरी है। ये इस प्रकार के जो आप मीम देखते हो, ये अडल्टरी होती है। 2018 से पहले हमारे देश में आईपीसी सेक्शन 497 के अकॉर्डिंग अडल्ट्री एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था, अपराध हुआ करता था। इस प्रकार से
एक्टिविटी को करना, मान लीजिए कोई हस्बैंड है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, तो 2018 से पहले ये एक अपराध हुआ करता था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट में कहा था, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अडल्ट्री का जो प्रोविजन है ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आईपीसी सेक्शन 497 के अकॉर्डिंग ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 15 और 21 का। आर्टिकल 14, 15 इक्वालिटी से संबंधित है, 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी से संबंधित है। तो इनका वायलेशंस है, इसलिए हम इसे डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। अब आप एक एथिक्स का सिनेरियो देखिए। जब देखो 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई ना कि अब अडल्ट्री डीक्रिमिनलाइज्ड है, उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट के पास एक केस आया। केस का नाम था महेश चंद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। 2019 का ये केस है। इस केस में हुआ क्या था, राजस्थान पुलिस में एक इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने राजस्थान पुलिस में इंस्पेक्टर बनने से पहले 18 साल तक इंडियन एयरफोर्स में जॉब करी थी। अब उनका ना अफेयर था राजस्थान पुलिस की एक कांस्टेबल के साथ। हालांकि मैरिड थे वो पुलिस इंस्पेक्टर, लेकिन अफेयर था एक राजस्थान पुलिस की ही महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ, और इस रिलेशनशिप से एक बच्चा भी पैदा हुआ। जब इस मामले का उजागर हुआ, मामला सुर्खियों में आया, तो राजस्थान पुलिस ने अनुशासन संबंधित प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी, डिसिप्लिन संबंधित प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी इंस्पेक्टर के अगेंस्ट। इंस्पेक्टर ने कहा कि देखो ये चीज करना, मतलब मेरा अफेयर था महिला कांस्टेबल के साथ, ये मोरली गलत है, बट ड्यूटी तो मैं ठीक ढंग से कर रहा था। इस रिलेशनशिप की वजह से कभी ड्यूटी में तो कोई परेशानी नहीं आई। यही बात उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के सामने बोली कि देखो मेरी ड्यूटी में कभी कोई कमी नहीं पाई गई इस रिलेशनशिप के कारण। ये रिलेशनशिप रखना, अफेयर चलाना, ये मेरा एक पर्सनल चॉइस था। तो क्या पर्सनल चॉइसेस की वजह से मुझे हटाया जा सकता है जॉब से? क्या मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? राजस्थान हाईकोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो इंस्पेक्टर की जो पर्सनल चॉइसेस है ना, उसके बेस पे आप डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर उन सर्विस रूल कोई वायलेट हुआ होता ना, तो आप जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसके बाद देखो एक और केस का जिक्र किया जाता है। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट सामने आया, महेश भाई बुर्जी भाई दामर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड 3 अदर्स केस में। 2022 में ये वर्डिक्ट आया था। पिछली अडल्ट्री केस में महेश, इस अडल्ट्री के केस में महेश, खैर गुजरात हाईकोर्ट ने ना एक ऑर्डर क्वेश कर दिया। हुआ क्या था, आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल हैं महेश नाम के, इनका ना एक विडो के साथ में रिलेशन था। हालांकि वो मैरिड थे, बट एक विधवा महिला के साथ में उनकी रिलेशनशिप चल रही थी। तो डिपार्टमेंट ने बोला ये मिसकंडक्ट है। इसे मिसकंडक्ट मानते हुए डिपार्टमेंट ने महेश भाई को सर्विस से डिसमिस कर दिया। तो इन्होंने इस डिसमिसल के अगेंस्ट अपील फाइल की गुजरात हाईकोर्ट में, और गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि देखो महेश और जो विधवा महिला है उनके बीच में जो रिलेशंस है ना, वो वॉलंटरी हैं, म्यूचुअल हैं, महिला का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है। तो ये मोरली गलत हो सकता है कि आप मैरिड हो फिर भी एक विधवा महिला के साथ में रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हो, बट ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि इसके कारण सर्विस डिलीवर करने में कहीं कोई दिक्कत आई हो, महेश ने अच्छे से अपनी सर्विस नहीं की हो, ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आया है। मतलब गुजरात हाईकोर्ट ने यह कहा कि एलिगेशन देखो ऐसा होना चाहिए कि इस रिलेशनशिप की वजह से जो ड्यूटी परफॉर्म की जा रही है गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा, उस ड्यूटी में कुछ बाधा आई है या फिर वो ड्यूटी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो डिसमिस किया जाए या फिर एक्शन लिया जाए। अदरवाइज तो देखो ये एक प्राइवेट अफेयर है, इसे आप सर्विस रूल्स के अनुसार मिसकंडक्ट नहीं मान सकते। इमोरल एक्ट है, समाज के हिसाब से देखें तो गलत है, इमोरल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमने अडल्ट्री से संबंधित पूरा बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया कि 2018 से पहले ये क्रिमिनलाइज थी, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जिसके बाद आईपीसी सेक्शन 497 में फेरबदल करके इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। उसके बाद से अलग अलग हाई कोर्ट्स ऑर्डर दे रही हैं कि मोरली गलत है, लेकिन अडल्ट्री के कारण डिपार्टमेंटल कार्रवाई ना करें। अब देखो एक नया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है
देखो सिविलियंस के लिए तो वर्डिक्ट आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अब आपको पता है संविधान का आर्टिकल 33 जो है वो ये कहता है कि फंडामेंटल कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए लागू नहीं होते हैं। जो मान लीजिए आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, अब उनके लिए सारे फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होते। सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर करने के लिए कि वो ठीक से सर्विस कर सके, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अब जो सेना के जवान है वो ये नहीं कह सकते ना कि हमें लड़ाई में भेजा जा रहा है, ये हमारे राइट टू लाइफ का उल्लंघन है, हमारी जान जा सकती है इसकी वजह से। वो नेचर ही ऐसा है फोर्स का कि सेना के जो जवान है बहादुरी से लड़ते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो उसमें जान का जोखिम तो देखो है ही। इसलिए वो कोर्ट में नहीं जा सकते जब लड़ाई स्टार्ट हो जाए कि हमें जंग में क्यों भेजा जा रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं, किए जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग एक्ट्स के थ्रू, जैसे आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, ताकि ये जो जवान हैं विभिन्न फोर्सेस के वो ठीक ढंग से अपनी ड्यूटी कर सकें डिसिप्लिन के साथ में। अब पॉइंट देखो यहां पर ये है, वैसे अडल्ट्री अब डीक्रिमिनलाइज है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से ये कह दिया है कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के जो जवान है ना, इनको रेगुलेट किया जाए या फिर यूं कहें इनको हैंडल किया जाए इन्हीं के एक्ट्स के अकॉर्डिंग जो ऑलरेडी ये एक्ट हैं। और इन एक्ट्स में ना, आर्मी एक्ट में, नेवी एक्ट में अभी भी ये प्रोविजन है कि अडल्ट्री के लिए ना जवान पर या फिर ऑफिसर पर कार्रवाई की जा सकती है। अब समझ गए आप। अलग अलग हाई कोर्ट्स का तर्क क्या आया, हमने अभी देखा शुरुआत में कि किसी पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती अगर वो अडल्ट्री में संलिप्त है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ऑर्डर दिया कि सेना के जो जवान है ना उनको रेगुलेट किया जाए नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, इन्हीं के अकॉर्डिंग। और इन एक्ट्स में प्रोविजन है कि अगर कोई जवान या फिर ऑफिसर अडल्ट्री करता है तो उसके खिलाफ उसकी फोर्स जो है वो कार्रवाई कर सकती है। अब राइटर देखो एक एग्जाम्पल देते हैं। राइटर कहते हैं देखो काफी बार ऐसा होता है समाज में ना किसी चीज को गलत माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल है, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो शराब पीना गलत मानता है, बट आपको पता है आर्मी में, नेवी में, फोर्स में सस्ते दामों पर शराब दी जाती है, सब्सिडाइज्ड रेट पर शराब मिलती है कैंटीन्स में। तो जिस चीज को समाज गलत मानता है वो चीज यहां पर होती है। उसी प्रकार से अडल्ट्री को गलत माना जाता है समाज में। लेकिन अब हो सकता है देखो कोई पर्सन ऐसा हो जिसके लिए अडल्ट्री ज्यादा गलत ना हो, तो मोरली ये गलत हो सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ना, जिसके अकॉर्डिंग काइंड ऑफ अब अलाउ किया गया है इन फोर्सेस को कि वो अपने ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं अडल्ट्री के लिए, ये गलत है। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का नहीं आना चाहिए था। 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था ना, वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी लागू होना चाहिए। तो मेन पॉइंट आप समझ गए ना, मेन पॉइंट यही है कि देखो संविधान के आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग जो ये आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं इनके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। इसीलिए ये एक्ट आए हैं, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और आर्मी एक्ट, ताकि ये जवान डिसिप्लिन के साथ अपनी ड्यूटी मेंटेन कर सकें। अब देखो इन एक्ट्स में प्रोविजन है कि अडल्ट्री के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जबकि हाईकोर्ट्स के वर्डिक्ट्स में हमने ये देखा, हाईकोर्ट्स इस प्रकार के वर्डिक्ट दे रहे हैं कि कोई इंस्पेक्टर की गलत रिलेशनशिप है तो वो प्राइवेट अफेयर है, उस रिलेशनशिप के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, उनको सर्विस से नहीं निकाला जा सकता। तो अलग अलग सिचुएशन है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया एक्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2000 में ना हमारे देश में आईटी एक्ट आया था, आईटी एक्ट 2000। समय समय पर इसमें अमेंडमेंट भी हुआ, जैसे 2008 में हुआ, फिर 2011 में नए रूल्स आए। हाल फिलहाल में पिछले दो सालों में काफ़ी बार नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस भी करेंगे। बट ना सरकार ने अब एक नया डिजिटल एक्ट प्रपोज किया है, डिजिटल एक्ट 2023। डिटेल्स अभी बहुत ज़्यादा सामने नहीं आई हैं, सरकार ने प्रपोजल मांगे हैं और इस एक्ट को लाया जाएगा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के साथ मिलकर। राइटर देखो ये कहते हैं सिचुएशन ना 2000 में जब सबसे पहली बार आईटी एक्ट आया था ना, तब से लेके अभी तक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। तब इंटरनेट बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में था।
तब इंटरनेट को यूज़ करने वाले संख्या सिर्फ 5.5 मिलियन इंडियंस थी। आज के समय में हमारे देश में 850 मिलियन इंडियंस इंटरनेट यूज़ करते हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिजिटली कनेक्टेड डेमोक्रेसी है इंडिया। उस समय एक ही तरह के इंटरमीडियरी हुआ करते थे, कोई मान लीजिए कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज इंटरमीडियरी काफ़ी तरह के हैं, जैसे ई कॉमर्स हैं, अमेजोन जैसी कंपनी, डिजिटल मीडिया है, प्रिंट जैसी कंपनीज, ओटीटी है, नेटफ्लिक्स, गेमिंग कंपनीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, अलग अलग तरह के इंटरमीडियरी आज के समय में हैं। पहले ज़्यादातर इंटरनेट स्पेस का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों के लिए किया जाता था, सिटीजन्स आपस में इंटरेक्ट कर सकें, मिसयूज़ काफ़ी कम होता था। आज तो आपको पता है इंटरनेट साइबर स्पेस एक प्रकार से स्पेस है बहुत सारी क्रिमिनलिटीज़ के लिए, इनलीगल चीज़ों के लिए। पहले यूजर्स को कैसे नुकसान पहुंचाया जाता था, हैकिंग करके, साइबर सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके, साइबर क्राइम की सहायता से। बट आज नए नए तरीकों से यूजर्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जैसे एक है कैट फिशिंग। कैट फिशिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फर्जी प्रोफाइल्स नहीं मिलती फेसबुक पे, टिंडर पे, कोई लड़का है लड़की बन के बात कर रहा है, कोई आइडेंटिटी ले ली फर्जी, अपने आप को अमीर दर्शा लिया, लड़कों को फंसा लिया, उस टाइप की चीज़ें होती है ना, ये होता है कैट फिशिंग। आप एक झूठी आइडेंटिटी ले लेते हो और सामने वाले को अपनी रिलेशनशिप में फंसा लेते हो। नेक्स्ट है डोक्सिंग। डोक्सिंग का मतलब होता है कि आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर कर दो। फॉर एग्जाम्पल किसी का नंबर है, किसी का एड्रेस है, आप पब्लिकली शेयर कर दोगे तो फिर बहुत सारे लोग उन्हें तंग करने लगते हैं, मैसेज करने लगते हैं। बहुत बार जर्नलिस्ट का जो मैसेज है, फ़ोन नंबर है, वो पब्लिकली शेयर कर लिया जाता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा उसको हरास करवाने के लिए। तो उस जर्नलिस्ट के पास बहुत सारे मैसेज जाने लगते हैं, कॉल्स जाने लगती हैं। ये होता है डोक्सिंग। साइबर स्टोकिंग, साइबर ट्रोलिंग, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग क्या होता है? गैस लाइटिंग में देखो ये होता है कि आपने किसी को बार बार ये बोलते हो कि आपने जो बोला है गलत है, आपको पता नहीं है, बार बार ऐसा बोलते हो ना, सामने वाला अपने आप में सेल्फ डाउट करने लगता है। ये होता है गैस लाइटिंग। आप मैनिपुलेट करते हो साइकोलॉजिकली किसी को, जिससे कि वो अपने आप में सेल्फ डाउट करने लगता है। फिशिंग तो आपको पता है, किसी को लिंक भेज दिया, उस पर क्लिक करने से आप पैसे जीत गए हो लॉटरी से, और क्लिक वो पर्सन कर देता है तो उसके क्रेडेंशियल, पर्सनल डिटेल्स चली जाती हैं सामने वाले पर्सन के पास में। ट्रैप होता है एक प्रकार से फिशिंग। आपके पास ऐसे मैसेज आते हैं ना, लॉटरी आप जीत गए हो, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। आप क्लिक करते हो उस लिंक पर तो मतलब आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स दूसरे वाले के पास जा सकती हैं जिसने वो लिंक भेजा है। पहले इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ करता था सिर्फ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ के तौर पे। आज के समय में तो हेट स्पीच, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ ये भी बहुत चलती हैं। मतलब सिचुएशन चेंज हो गई है। पहले इंटरनेट अलग था, आज इंटरनेट अलग है। तो आईटी एक्ट 2000 ये आया था, अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। नए एक्ट की तो देखो आवश्यकता है। सरकार ने जो ये नया प्रपोज डिजिटल एक्ट दिया है ना, अब इसमें एक पॉइंट ये रखा गया है, सेफ हार्बर जो अभी है सभी इंटरमीडियरीज के पास में। सेफ हार्बर जैसे देखो फेसबुक है, ट्विटर है। अब फेसबुक, ट्विटर पे ना बहुत सारे यूजर्स गलत गलत कमेंट करते हैं, जो कायदे से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन कमेंट्स के कारण जैसे गाली गलौज कर दिया, किसी की रेपुटेशन को खराब कर दिया, किसी वुमेन की मोडेस्टी को नुकसान पहुंचाने वाला कमेंट कर दिया। अब कायदे से यूजर्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बट इसके लिए ना जो इंटरमीडियरी हैं, फेसबुक और ट्विटर हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पे यूजर्स ने कमेंट किया है, उनकी गलती नहीं है, उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। यह है सेफ हार्बर का कंसेप्ट। अब सरकार ने यह प्रपोज किया है इस एक्ट में कि सेफ हार्बर जो है अभी इंटरमीडियरीज को वो खत्म होना चाहिए। यानी जो प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, ट्विटर जैसे, ये भी रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए अगर यूजर्स ने खराब कमेंट किए हैं तो। समझ गए? अब राइटर ये कहते हैं, देखो वैसे भी सरकार जो है ना इन इंटरमीडियरीज पे यानी इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी जो नकेल है ना कसती जा रही है, कंप्लायंस बर्डन उन पे बढ़ता जा रहा है। कैसे? एग्जांपल्स दिए जाते हैं। जैसे देखो 2021 में रूल्स आए थे जिसमें सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पे यानी इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई थी कि आपके प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट पोस्ट किया जाता है उसके लिए आपकी भी जिम्मेदारी है। बाद में सरकार के इन रूल्स के अगेंस्ट इन प्लेटफॉर्म्स ने कोर्ट में अपील फाइल की, जो अभी पेंडिंग है। मीनवाइल देखो अक्टूबर 2022 में यानी कुछ ही महीने पहले एक और अमेंडमेंट आ गई, जिसके तहत मान लीजिए फेसबुक या फिर ट्विटर ने कोई जजमेंट दी, किसी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया या फिर किसी यूजर की पोस्ट को डिलीट कर दिया, तो अब
उस फैसले के अगेंस्ट फाइनल में मामला जाएगा गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी के पास में। शुरू में तो यूजर जो है वो प्लेटफॉर्म के ही ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर को अपील फाइल कर सकता है कि मेरी जो पोस्ट डिलीट की गई या फिर अकाउंट डिलीट किया गया गलत है। लेकिन अगर वो यूजर इस प्लेटफॉर्म के ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर के फैसले से भी वंचित नहीं होता है तो वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी के पास अपील फाइल कर सकता है कि देखो मेरे साथ गलत हुआ है, इस प्लेटफॉर्म ने मेरी प्रोफाइल डिलीट कर दी या फिर मेरा पोस्ट डिलीट कर दिया। तो फैसला जो दिया जाएगा अंतिम वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी के द्वारा दिया जाएगा। फिर जनवरी 2023 में यानी 2 महीने पहले आईटी मिनिस्ट्री ने एक और अमेंडमेंट प्रपोज की कि पीआईबी जैसी संस्थाओं के द्वारा अगर किसी पोस्ट को फेक न्यूज़ या फिर फॉल्स न्यूज़ करार दिया जाता है तो ऐसी पोस्ट को फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा डिलीट करना होगा। अब राइटर कहते हैं देखो ये जो सारी चीज़ें सरकार कर रही है ना, वो वैसे भी इन प्लेटफॉर्म्स को जो सेफ हार्बर मिला हुआ है ना उसको रिस्क में डालने वाला काम है। और दूसरा देखो ये बात सच है कि इन प्लेटफॉर्म्स पे जो हेट स्पीच या फिर डिसइंफॉर्मेशन जैसे मामले आते हैं उनका रेगुलेशन होना चाहिए और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी बनती है इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, ये बात सच है। बट देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल इस्टेब्लिश करके इन प्लेटफॉर्म्स पे सरकार के खिलाफ जो डिसेंट है ना, सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है ना, उसे भी खत्म करने का काम करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ किसी ने कुछ बोला, अब इन रूल्स की आड़ में सेंट्रल गवर्नमेंट उस पोस्ट को डिलीट करवा दे जो कि वास्तव में क्रिटिसिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हेट स्पीच नहीं है। ऐसा हो सकता है। सेफ हार्बर ना 1996 में सबसे पहले ना यूएस में आया था, जिसमें कहा गया था कि इंटरनेट को पनपने के लिए ना प्रोविजन ये होना चाहिए कि इन प्लेटफॉर्म्स के कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इन प्लेटफॉर्म से जो पोस्ट किया जाता है इनकी इम्यूनिटी होनी चाहिए। इसी सिचुएशन में इंटरनेट पनपेगा, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आके लोग इंटरेक्ट करेंगे। अगर देखो इनके खिलाफ ही अगर लाइबिलिटी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी इन प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट किए गए कंटेंट के कारण, फिर तो ये प्लेटफॉर्म पनप ही नहीं पाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि कुछ भी यूजर पोस्ट करके चला जाएगा, गलती हमारी काउंट होगी, कार्रवाई हमारे खिलाफ होगी, फिर तो ये प्लेटफॉर्म आज जितने बड़े हैं उतने बड़े होते ही ना। तो ना आज के समय में रेगुलेशन की तो आवश्यकता है, बट रेगुलेशन सोच समझ के होना चाहिए, एक बैलेंस इस्टेब्लिश होना चाहिए प्लेटफॉर्म के बीच में, प्लेटफॉर्म के राइट्स के बीच में और यूजर्स के राइट्स के बीच में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिजिटल एक्ट से संबंधित। अब चलते हैं आगे। अब अगला जो आर्टिकल है वो देखो करप्शन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी ना हाल ही में एक खबर आई थी। खबर ये थी कर्नाटक में एक अधिकारी, कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी थे जो एक एमएलए के बेटे भी थे, उनको पकड़ा गया ब्राइब लेते 40 लाख की। बाद में उनके घर पे छापा मारा गया तो बहुत सारे पैसे मिले। करप्शन की खबरें देखो रह रह के आती रहती हैं। करप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है हमारे देश में, इसे जड़ से मिटाना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो करप्शन का बर्डन है किस पे आता है, गरीब लोगों पे आता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाती या फिर पूरा पैसा नहीं पहुंच पाता, तो फाइनल जो बर्डन आता है किस पे आता है, गरीब लोगों पर आता है। करप्शन का जो ये आर्टिकल है, ये देखो हम एक पुराने आर्टिकल की सहायता से रिवाइज करते हैं, क्योंकि वो उस आर्टिकल में सारे जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से रिवाइज होते हैं। तो पहले वो आर्टिकल देखते हैं। सिस्टमेटिक ढंग से काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करप्शन का मतलब जानेंगे, करप्शन के टाइप्स जानेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे करप्शन होता क्यों है, मतलब कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं करप्शन के लिए। तीसरे नंबर पे हम जानेंगे क्यों कुछ लोग बोलते हैं कि करप्शन के काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं, जानेंगे क्या क्या फ़ायदे हैं करप्शन के। और चौथे नंबर पे हम जानेंगे कि करप्शन के नुकसान क्या हैं। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि करप्शन को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, करप्शन का मतलब क्या है। देखो करप्शन जो टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड से निकल के आता है, करप्टस। करप्टस एक ग्रीक वर्ड है और इसी ग्रीक वर्ड से निकलती है टर्म करप्शन। मतलब क्या है करप्टस का? करप्टस का मतलब है टू डिस्ट्रॉय। तो आप कह सकते हो करप्शन क्या करता है, वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, वैल्यूज़ का विनाश कर देता है। देखो करप्शन कोई मॉडर्न फेनोमेनन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि करप्शन पिछले 30-40 सालों में या फिर पिछले 50-100 सालों में बढ़ा है। करप्शन देखो एंशिएंट सोसाइटी में भी देखने को मिलता था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें कौटिल्य ने 40 प्रकार के करप्शन का जिक्र किया है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को जब हम पढ़ते हैं उस समय भी करप्शन की काफ़ी घटनाओं का उल्लेख है।
इवन देखो ब्रिटिशर्स के समय रॉबर्ट क्लाइव जो इंडिया में आए थे, उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने काफ़ी भ्रष्टाचार किया, और ऐसा कहा जाता है कि उन पर काफ़ी आरोप लगे थे जब वो वापस इंग्लैंड में गए थे, और उन पर मुकदमा भी चलने लगा था। डिप्रेशन में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि करप्शन कोई रिसेंट फेनोमेनन नहीं है, बहुत पुराना फेनोमेनन है करप्शन जो है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ करप्शन इंडिया में होता है, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी करप्शन होता है, वो बात अलग है, कम होता है, लेकिन यूं नहीं कहा जा सकता कि वेस्टर्न कंट्रीज में बिल्कुल करप्शन नहीं होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इंडिया की रैंकिंग इस इंडेक्स में आई थी पिछले साल, कितनी, 78th। अब नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं करप्शन की डेफिनेशन के बारे में। वैसे देखो करप्शन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव टर्म है। हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, उस एक्ट में भी करप्शन को डिफाइन नहीं किया गया है। करप्शन यानी भ्रष्टाचार सिर्फ देखो मॉनिटरी बेनिफिट्स या फिर पैसों के लेन देन तक सीमित नहीं है। कोई सरकारी कर्मचारी अपने पर्सनल कामों के लिए ऑफिस की गाड़ी का इस्तेमाल करता है, ये भी एक प्रकार का करप्शन है। हो सकता है कि ऐसा करने पर उस सरकारी कर्मचारी को कोई सज़ा ना हो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत कुछ फाइन हो, बट ये मोरल करप्शन है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो अगर कोई सरकारी कर्मचारी जिसका काम है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, लेकिन वो जानबूझ के सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, हो सकता है कि वो कर्मचारी पैसा नहीं ले रहा है जनता से, लेकिन फिर भी जानबूझ के आलसपन में आके डिले कर रहा है, सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है जनता को, ये भी एक प्रकार का मोरल करप्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पैसों का लेन देन हो तभी करप्शन होगा, ऐसा नहीं है। करप्शन और भी काफ़ी तरह का होता है। तो जैसा हमने डिस्कस किया, करप्शन देखो एक बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव टर्म है। सिंपल डेफिनेशन करप्शन की ये हो सकती है, मिसयूज ऑफ ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। देखो स्लाइड में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, आप लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर से बोलता हूँ, स्लाइड्स में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि स्लाइड्स उतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर्ड नहीं है जितना कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लीजिए। तो करप्शन की सिंपल डेफिनेशन ये हो सकती है, मिस यूज ऑफ ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। अगर किसी पर्सन के द्वारा अपने ऑफिस को मिसयूज किया जाता है प्राइवेट गेन के लिए, तो ये सिंपल मतलब है करप्शन का। एग्जाम्पल, आप लाइसेंस बनवाना जाते हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस की हम बात कर रहे हैं। अब देखो ऑफिस में उनकी ड्यूटी है कि अगर आपने ठीक से ड्राइविंग करके दिखाई है, अगर आप टेस्ट में खरे उतरते हो तो आपका लाइसेंस बनेगा ही, लेकिन फिर भी आपसे डिमांड की जाती है पैसों की कि 1000 रुपये दीजिए, 2000 रुपये दीजिए। तो जो कर्मचारी मांग करते हैं पैसों की, पैसे दीजिए तभी आपका लाइसेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो वो अपने ऑफिस का मिसयूज कर रहे हैं। मतलब उनकी ड्यूटी है, उनका काम है आपको लाइसेंस बना के देना, लेकिन उनके पास जो पावर है उसका वो मिसयूज कर रहे हैं, अपने ऑफिस का मिसयूज कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, मॉनिटरी बेनिफिट्स के लिए। तो ये सिंपल एग्जांपल है करप्शन का। करप्शन अब देखो काफ़ी टाइप से हो सकता है। पहली टाइप है करप्शन की सिस्टमेटिक एंड स्पोडिक करप्शन। सिस्टमेटिक करप्शन देखो जैसे कॉन्ट्रैक्टर कोई प्रोजेक्ट को पूरा कर देता है, उसके बाद वो बिल सौंपता है सरकार को, लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं वो हर बिल में कमीशन खाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि आपका बिल तभी पास होगा 10% आप कमीशन दोगे, और वो 10% फिर बंटता है एसडीओ के बीच, जूनियर इंजीनियर के बीच, एक्शन के बीच, सबके बीच बंटता है वो कमीशन। अब देखो ये जो करप्शन है ना वो सिस्टमेटिक करप्शन है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वेल्थ डिपार्टमेंट, कोई बिल पास होता ही नहीं है, 10% आपको देना ही पड़ेगा कमीशन। हर एक बिल पर कॉन्ट्रैक्टर को 10% देना ही पड़ता है। सबको पता है, कोई कुछ नहीं करता है। मतलब सोच के देखो, सरकार को भी पता है, मंत्रियों को पता है, ब्यूरोक्रेट्स को पता है, कोई कुछ नहीं करता है, और कब से ये चला आ रहा है। ये सिस्टमेटिक करप्शन है। उसके बाद दूसरा करप्शन है स्पोडिक करप्शन। स्पोडिक करप्शन मतलब इधर उधर छोटा मोटा करप्शन हो जाता है। कभी ट्रैफिक कांस्टेबल ने आपसे पैसे मांग लिए, या फिर
आप कोई ऑफिस में दूसरा काम करवाने जाते हो, सिस्टमेटिक नहीं है, मौके के नज़ाकत को देखते हुए किसी सरकारी कर्मचारी ने आपसे पैसे मांग लिए, कोई ज़रूरी नहीं है वो वैसे भी काम कर सकता था लेकिन जल्दी काम करने के लिए मांग लिए, तो इधर उधर जो ये छोटा मोटा करप्शन हो जाता है वो कहलाता है स्पोर्डिक करप्शन। वैसे देखो छोटा मोटा करप्शन तो कोई नहीं होता, करप्शन तो करप्शन है, और एक बार इंटीग्रिटी लॉस हुई तो लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ही कहा जाएगा उसे। ये नहीं कहा जा सकता कि 10 रुपये का करप्शन हुआ है तो ये छोटा करप्शन है। हाँ, तो ये पहली टाइप ऑफ करप्शन हमने डिस्कस की, सिस्टमेटिक एंड स्पोर्डिक करप्शन। अब दूसरे टाइप में आप करप्शन को कैटेगराइज कर सकते हो, लीगल एंड मोरल करप्शन। मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं। पहले टाइप में हमने डिफाइन किया करप्शन को सिस्टमेटिक एंड स्पोर्डिक करप्शन, ये कैटेगराइज किया है पहले टाइप में। वैसे आप दूसरे टाइप में भी कैटेगराइज कर सकते हो करप्शन को, लीगल एंड मोरल करप्शन। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लीगल एंड मोरल करप्शन। जैसे देखो, अगर कानून के विरुद्ध जाके कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेता है तो वो लीगल करप्शन है। मोरल करप्शन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि काम करना चाहिए सरकारी कर्मचारी को लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, बेशक पैसे नहीं मांग रहा है, तो ये भी एक तरह का करप्शन है। तो ये दूसरी कैटेगरी है जिस प्रकार से आप करप्शन को क्लासिफाई कर सकते हो। अब तीसरा तरीका करप्शन को क्लासिफाई करने का है कोल्यूसिव एंड कोअर्सिव करप्शन। कोल्यूसिव एंड कोअर्सिव करप्शन। कोल्यूसिव करप्शन में क्या होता है, जैसे देखो कोई अमीर आदमी है, उसका कंसाइनमेंट आना है बाहर से लेकिन टाइम लग रहा है। अब देखो ज़्यादा टाइम लगता है तो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो वो जाता है कस्टम इंस्पेक्टर के पास या फिर जो भी ऑफिसर हैं उनके पास जाता है वो पर्सन जिसका कंसाइनमेंट आना है कि देखो मेरी फाइल को आप जल्दी प्रोसेस कर दीजिए और इसके लिए आप थोड़ा पैसा ले लीजिए। यानी पर्सन जो रिश्वत दे रहा है वो भी अपनी मर्जी से दे रहा है अपना काम जल्दी निकलवाने के लिए, और ऑफिसर भी पैसा ले रहा है ताकि उस पर्सन का जो काम है वो जल्दी हो सके। दोनों राजी हैं। ऑफिसर के द्वारा फोर्स नहीं किया जा रहा है उस पर्सन को जिसका कंसाइनमेंट आना है कि आप मुझे पैसा दीजिए, लेकिन जिसका कंसाइनमेंट आना है वो अपनी मर्जी से दे रहा है, मतलब दोनों की रजामंदी है। समझ गए। अब दूसरा जो कोर्सिव करप्शन होता है, कोर्सिव करप्शन में तो खास करके देखो गरीब आदमियों के साथ होता है कि आप पैसा दीजिए तभी आपका काम होगा। थाने में जाते हैं, आप पैसा दीजिए तभी एफआईआर लॉन्च होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब फोर्स किया जाता है कि आप पैसा दो अदरवाइज आपका काम होगा ही नहीं। तो मजबूरी में जो सर्विस को अवेल करने वाला पर्सन है उसको पैसा देना पड़ता है अपना काम करवाने के लिए। समझ गए। तो ये डिफरेंस है कोल्यूसिव करप्शन के बीच और कोर्सिव करप्शन के बीच। कोल्यूसिव में क्या होता है, रिश्वत देने वाला भी राजी, रिश्वत लेने वाला भी राजी। लेकिन कोर्सिव करप्शन में क्या होता है, जो पर्सन जिसको सर्विस अवेल करनी है वो रिश्वत देना नहीं चाहता लेकिन उसको फोर्स किया जाता है कि भैया पैसा दो तभी काम होगा अदरवाइज नहीं होगा। समझ गए। तो इस प्रकार से 3 तरीकों से आप करप्शन को क्लासिफाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम जानते हैं करप्शन के काजेज के बारे में, मतलब करप्शन होता क्यों है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं भ्रष्टाचार के लिए। सबसे पहले देखो पॉलिटिकल फैक्टर्स, बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट होता है, एक कैंडिडेट मैक्सिमम कितना पैसा खर्च कर सकता है? 70 लाख। 70 लाख लिमिट है ना। लेकिन वास्तव में एक कैंडिडेट पैसा खर्च करता कितना है? देखो कागजों में लिमिट है 70 लाख, लेकिन आपको भी पता है प्रैक्टिकली जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं, फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस या फिर बड़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके द्वारा 15 करोड़, 20 करोड़, इवन कई बार 30-40 करोड़ रुपए तक भी खर्च कर दिए जाते हैं लोकसभा के इलेक्शंस को जीतने के लिए। अब देखो कोई पर्सन इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके अगर एमपी बना है तो उसकी तो कोशिश यही होगी ना कि कैसे ना कैसे करके मेरा जो खर्चा हुआ है इलेक्शन में उस खर्चे को पूरा किया जाए। तो जैसे ही वो ऑफिस को ज्वाइन करेगा एमपी, वो भ्रष्टाचार करना स्टार्ट कर देगा, कैसे ना कैसे करके अपने पैसे को रिकवर करना स्टार्ट कर देगा। ये तो हमने चलो बात की किसी पर्टिकुलर एमपी की। आप बड़े लेवल पे देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे क्या होता है। कागजों में दिखाते हैं सिर्फ हमें डोनेशन प्राप्त हुआ 2500 करोड़, लेकिन वास्तव में हुआ कितना? 40,000 करोड़। इतना सारा पैसा कहां से आया?
बड़े जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल अंबानी, टाटा, बड़े बड़े अदानी, ये जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं ये पैसा डोनेट करते हैं। लेकिन देखो देयर इज़ नो फ्री लंच। अब अदानी अंबानी ये पैसा किसी को देंगे, बीजेपी या कांग्रेस को। बाद में जब बीजेपी या कांग्रेस सत्ता में आएंगी तो अंबानी अदानी ये बोलेंगे ना कि भैया हमने आपको इतना पैसा दिया था, अब आप ये पॉलिसी बनाओ, इससे हमारा फ़ायदा होगा। तो फिर जो रूलिंग पार्टी होती है वो कर चुकाती है। ये काइंड ऑफ क्विड प्रो अप्रोच होती है, मतलब आपने हमारे लिए किया, अब सत्ता में आने के बाद हम आपके लिए करेंगे, आपके हिसाब से हम पॉलिसी बनाएंगे। तो क्रोनी कैपिटलिज्म देखने को मिलता है, मतलब गवर्नमेंट और जो कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं उनके बीच नेक्सस, समझ गए। तो इससे मतलब ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कैसे पॉलिटिकली करप्शन फैलता है। देखो सिंपल सी कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। मतलब राजा को तो एक बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट हो प्रजा के लिए, प्रजा राजा को फॉलो करें। अब पॉलिटिकल लीडर्स अगर करप्ट होंगे तो जनता से क्या उम्मीद करें। मतलब पॉलिटिकल लीडर्स को तो बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट करे जनता के सामने, सोसाइटी के सामने, क्योंकि सोसाइटी को उन्हें लीड करना है। लेकिन इतना सारा पैसा खर्च करके जो जीतते हैं फिर वो ऑफिस ज्वाइन करके अब जैसे तैसे करके और पैसा हासिल करने की कोशिश करते हैं। इवन देखो सिंपल सा बात है, जो ये हमारे लाइसेंस वाले ऑफिस होते हैं वहाँ से भी कहते हैं हिस्सा जाता है मंत्रियों को, पुलिस स्टेशन से हिस्सा जाता है, मतलब बोला जाता है। जनरलाइज नहीं कर सकते पूरे इंडिया में ऐसा होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हिस्सा मंत्रियों तक जाता है और बड़े जो लीडर्स हैं पावर में उनके पास जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की। देखो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, हमारे देश में ना रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है, डिमांड ज़्यादा है चीज़ों की लेकिन सप्लाई कम है। सिंपल एग्जांपल, रेल टिकट्स की कितने मारामारी है। जैसे ही तत्काल में रेल टिकट को बुक करने के लिए टाइम आता है, IRCTC की वेबसाइट ठप हो जाती है। जो अच्छे रूट्स हैं 10 मिनट के अंदर या फिर इवन 5 मिनट्स के अंदर सारी टिकट्स बुक हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, दलाल सामने आते हैं, हम आपको टिकट दिलवा देंगे, 500 रुपये फालतू लेंगे, 1000 रुपये फालतू लेंगे। तो इंडिया में ये बड़ी दिक्कत है, रिसोर्सेज की कमी है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। आपको याद होगा 4-5 साल पहले तक LPG सिलेंडर ब्लैक में बिका करते थे क्योंकि उस समय LPG सिलेंडर्स की कमी होती थी। लेकिन आज कमी नहीं है तो आज ब्लैक में ज़्यादा बिकते नहीं है LPG सिलेंडर्स। तो अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हो ना, मतलब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो, तो करप्शन की जो संभावना है वो रिलेटिवली कम हो जाती है। वैसे देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना 1950 में, तो उस समय शुरुआती सालों में तो बड़े लेवल पे तो करप्शन थोड़ा कम था क्योंकि ऐसे लीडर्स सत्ता में थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो मोरली आप कह सकते हो काफ़ी वैल्यूज़ थी उन लीडर्स में। तो शुरुआती सालों में आप कह सकते हो 50s का या फिर 60s का जो दशक था, करप्शन थोड़ा कम था, लेकिन होता था करप्शन उस समय भी, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो स्टेट के द्वारा चलाई जाती थी। तो PSUs को चलाने में काफ़ी करप्शन होता था, लेकिन वो लीडर्स के लेवल पे कम होता था, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे और मिडिल लेवल पे ज़्यादा होता था। उसके बाद देखो क्या हुआ, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी इनसिक्योर थी काफ़ी, मतलब पार्टी के अंदर भी उनका शुरुआत में काफ़ी विरोध था। तो उनको लगता था कि ना जनता का सपोर्ट हासिल किया जाए ताकि पार्टी के अंदर जो लीडर्स हैं ना वो मुझे दबा ना सकें। तो जनता को खुश करने के लिए ना इंदिरा गांधी ने काफ़ी सारी स्कीम्स चला दी थी, गरीबी हटाओ प्रोग्राम। तो वेलफेयर स्कीम्स जब चलाई गई गरीबों के लिए, उनमें काफ़ी सारा करप्शन होने लगा। उसके बाद देखो लाइसेंस राज आ गया, मतलब कोई कंपनी, कोई पर्सन फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस लेना पड़ेगा तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या करती थी, रेड टेपिज्म बहुत होता था, लाल फीता लगा देती थी कि आपकी फाइल प्रोसेस नहीं हो सकती, ये कमी है। जब तक पैसा नहीं दिया जाता था, फाइल को आगे बढ़ाया नहीं जाता था, लाइसेंस मिलता नहीं था। तो ये जो था ना लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज, इन चीज़ों ने हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डिबोने का काम किया है। इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा करप्शन आया है। तो जैसे ही 1990 में LPG रिफॉर्म आए तो ऐसे लगने लगा कि करप्शन अब कम हो जाएगा,
क्योंकि अब लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा किसी को फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए। देखो वो लाइसेंस अलग चीज़ है कि आप इन्वायरमेंट के लिए क्लियरेंस ले रहे हो या फिर दूसरी चीज़ों के लिए, वो अलग चीज़ें हैं। छोटा मोटा बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता है। दूसरा, आपको फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए ही लाइसेंस लेना है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। समझ रहे हो चीज़ को? तो ये जो रिफॉर्म आए वो 1990 में आए हमारे देश में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लगने लगा कि अब तो इकोनॉमी ओपन हो गई है और अब लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा और अब करप्शन नहीं होगा। लेकिन देखो ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? गवर्नमेंट ने लाइसेंस की जो प्रथा थी उसे तो समाप्त कर दिया, लेकिन रिसोर्सेज अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में ही थे। सिंपल एग्जांपल है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की नीलामी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। अब देखो टेलीकॉम सेक्टर पे पहले गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, बीएसएनएल था, एमटीएनएल था। इस सेक्टर को गवर्नमेंट ने खोल दिया, नए नए एक्टर्स आ गए, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, नए नए एक्टर्स आ गए। लेकिन स्पेक्ट्रम तो अभी भी गवर्नमेंट के पास है ना। स्पेक्ट्रम को गवर्नमेंट बेच रही है, यानी रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास हैं और इन प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम खरीदना है और इसी में पॉलिटिकल लीडर्स करप्शन कर देते थे। अभी जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जेल में है, वो इसी केस में है। स्पेक्ट्रम में घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम केस, जिसके बारे में आप जानते हो। तो कहने का मतलब देखो ये है, इवन एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद करप्शन कम नहीं हुआ है। क्रोनी कैपिटलिज्म काफ़ी देखने को मिला है 1990 के बाद। मतलब बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो हैं उनका नेक्सस यानी अलायंस इस्टेब्लिश हो जाता है गवर्नमेंट के साथ और मिल के ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिससे कॉर्पोरेट ग्रुप्स को फ़ायदा होता है और उनको भी फ़ायदा होता है जो सत्ता में बैठे हैं, जिनके हाथों में पावर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियो कल्चरल रिलीजियस फैक्टर्स के बारे में जो भ्रष्टाचार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो आज के समय में सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। आज के समय में सक्सेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मीन्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। आपने देखा कुछ समय पहले हमने एडिटोरियल में आर्टिकल डिस्कस किया था, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए 40 लाख 50 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हैं। मतलब सिर्फ नीट की बात नहीं है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा होता है और पेरेंट्स तैयार भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता है सिर्फ और सिर्फ आउटकम मैटर करती है, वो ये नहीं सोचते कि किस प्रकार से बच्चे पर इसका असर पड़ेगा जब वो ये देखेगा मेरे फादर या मेरे पेरेंट्स पैसा देके एडमिशन करवा रहे हैं, तो फ्यूचर में किस प्रकार से वो पर्सन डॉक्टर बन के गरीबों का इलाज करेगा जब उसको ये पता होगा मेरे इतने सारे पैसे लगे हैं, तो क्या वैल्यूज़ उस डॉक्टर के अंदर होगी जो पैसे देके डॉक्टर बना है। तो कहने का मतलब ये है सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ काफ़ी डिग्रेड हुई हैं, सक्सेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। दूसरा देखो आज के समय में करप्शन के प्रति टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा पैदा हो गई है। मतलब वो वाला एटीट्यूड चलता है, एटीट्यूड कि ये तो ऑब्वियस है, ऐसा होता है। मतलब लोग खिलाफत ही नहीं करते इतनी, जबकि देखो करप्शन के खिलाफ तो बिल्कुल सिविल सोसाइटी को और दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा उग्र यानी एग्रेसिव, इंटेंसिव होना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में ना करप्शन का एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा है करप्शन की। तीसरा, इलिटरेसी भी काफ़ी ज़्यादा है। किस प्रकार से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, फ्रीबीज बांटने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन जीते तो फ्री कुकर मिलेगा या फिर ये स्कीम हम चलाएंगे, डायरेक्ट आपके खाते में 5,000 रुपये आएंगे। तो अब देखो इन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं वोटर्स और अपने मत का ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। और ये स्कीम्स जब बाद में इम्प्लीमेंट की जाती हैं, एक तो रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन होता है, दूसरा इस प्रकार की स्कीम्स में भी काफ़ी प्रकार का करप्शन होता है। अब नेक्स्ट चीज़ बिल्कुल टेक्निकल फैक्ट्स के हिसाब से हम बात करें तो देखो 1990 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे देश में आए तो आपको याद होगा जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूके में और दूसरे यूरोप के कंट्रीज़ में आया था ना, वहाँ पे वैल्यूज़ एकदम से चेंज हो गई थी। जैसे ग्रीडनेस मतलब लालचीपन, सेल्फ सेंटर्ड, इस प्रकार की वैल्यूज़ ज़्यादा आ गई थी। हमारे देश में भी जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए उसके बाद हमारे देश की इकोनॉमी एकदम से ओपन हो गई। वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो छाप थी वो हमारे कल्चर पर भी पड़ने लगी। जैसे
जो लग्जरी आइटम्स है, जैसे देखो BMW कार, महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे ब्रांड, जो पहले वेस्टर्न कंट्रीज में मिलते थे, LPG रिफॉर्म्स के बाद हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, ये प्रोडक्ट्स इंडिया में भी बिकने लगे। अब कल्चर भी हमारे देश का धीरे धीरे चेंज हो रहा था वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से, वेस्टर्नाइजेशन आ रहा था हमारे देश में, तो बहुत से लोगों की जो प्रायोरिटीज़ थी वो इस तरफ डाइवर्ट हो गई कि हमें भी इस ब्रांड के कपड़े लेने हैं, इस ब्रांड के शूज़ लेने हैं, इस ब्रांड की घड़ियाँ पहननी हैं। अब देखो मेटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, ये चीज़ें ज़्यादा आ गई। अब एक तरफ वही बात कि इतने सारे लोग भूखे हैं हमारे देश में, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, उनके पास घर नहीं है। दूसरी तरफ मार्केट फोकस कर रही है लग्जरी आइटम्स पर क्योंकि उनकी डिमांड है। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। काफ़ी बार आपने ये चीज़ देखी होगी, देश के दूर दराज इलाकों में पानी बेशक हो ना हो, पेप्सी कोक बिकती आपको मिल जाएगी। सोच के देखिए, मतलब पानी नहीं है लेकिन पेप्सी बिक रही है, कोक बिक रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए तो है ना कि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से कंज्यूमरिज्म, मेटेरियलिज्म ये हमारे देश में बढ़ा, और जो बेसिक नीड्स, बेसिक गुड्स पर फोकस होना चाहिए मार्केट का, वो फोकस डाइवर्ट हुआ लग्जरी आइटम्स पर, दूसरी चीज़ों पर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की, जिसकी वजह से करप्शन होता है। देखो आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो ब्रिटिश इरा के हैं, कॉलोनियल इरा के हैं। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस हैं। अब देखो किसी भी कानून की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस हो जाती है ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है कि वो उस लैंग्वेज को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मुझे एक बड़े ऑफिसर मिले जो अभी IRS हैं। वो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि एक कानून था एक्साइज ड्यूटी से संबंधित। उनका कहना था कि मेरे से पहले जो ऑफिसर थे, या फिर आप कह सकते हो मेरे से पहले सिस्टम इस प्रकार का चला आ रहा था कि अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब एसेंस मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लाइन ऐसी थी कि अगर उसको एक पक्ष में इंटरप्रेट किया जाता है तो बिजनेसमैन को कुछ टैक्स नहीं पे करना पड़ता था सरकार को। लेकिन देखो उस लाइन को अगर दूसरी जगह से दूसरे प्रकार से इंटरप्रेट किया जाएगा तो वो गलत नहीं होगा। तो होगा क्या, उससे फायदा यह होगा कि बिजनेसमैन को टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। लेकिन पहले जो सिस्टम चला आ रहा था वो इस प्रकार का चला आ रहा था कि इस प्रकार से उस लाइन को इंटरप्रेट किया जाता था कि बिजनेसमैन को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। लेकिन जब मैं पोस्ट पे आया, ये मैं उस IRS ऑफिसर की जुबानी बता रहा हूँ, उस IRS ऑफिसर ने बताया मुझे कि जब मैं पोस्ट पे आया तो मैंने कहा कि भाई ये तो गलत ढंग से आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हो, आप इसको इस प्रकार से इंटरप्रेट कीजिए लाइन को कि सॉरी, जिससे बिजनेसमैन को टैक्स पे करना पड़े सरकार को। तो ऐसे इंटरप्रेट जब होने लगा तो वो बिजनेसमैन मेरे पास आया और ऑफर किया कि पहले भी तो ऐसा चला ही आ रहा था, पहले भी मतलब पैसा दिया है, आप भी ले लीजिए। मतलब एक प्रकार से उसने ब्राइब का ऑफर दिया। तो कहने का एसेंस यही है, ये जो मैंने आपको एनेक्डोट बताया कि लैंग्वेज जो है ना, कानूनों की, रूल्स की, रेगुलेशन की इतनी एम्बिगुअस होती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, डिस्क्रिशनरी पावर खास करके, कि कैसे उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट किया जाए। अब जब ऐसा होता है तो फिर करप्शन की संभावनाएं आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ देखो पिछले कुछ सालों में हमारे देश का जो बजट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त होने लगा है। लेकिन दिक्कत ये है गवर्नमेंट पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करती है, लेकिन गवर्नमेंट की जो अप्रोच है ना वो आउटकम बेस्ड नहीं है। महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन कहा जाता है कोई फ़ायदा नहीं हुआ 70,000 करोड़ का, और बड़े घोटाले में वो 70,000 करोड़ जो हैं वो गुम हो गए, मतलब खा गए उन पैसों को पॉलिटिकल लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स, ऐसा बोला जाता है। अगर देखो आउटकम बेस्ड अप्रोच हम अपनाते, भाई जितना पैसा खर्च किया जा रहा है आप बताओ ना कि उसका फ़ायदा क्या हुआ है। मतलब सेक्स रेशो इंप्रूव करने के लिए आपने 1,000 करोड़ रुपए लगा दिए, तो आप बताओ ना सेक्स रेशो कितनी इंप्रूव हुई। आपने 70,000 करोड़ रुपए लगा दिए इरिगेशन एरिया को इंक्रीज करने के लिए, बताओ ना कितना % एरिया इंक्रीज हुआ, दिखाओ आप। तो इस प्रकार से जब आउटकम बेस्ड अप्रोच हम यूज करेंगे ना तो करप्शन की संभावनाएं कम हो जाती हैं। राजीव गांधी ने देखो किसी समय में ये बोला था कि 100 पैसा ऊपर से भेजा जाता है तो 16
पैसा पहुंचता है गरीब के पास। और प्लानिंग कमीशन ने एक बार ये बोला था कि गरीब आदमी की जेब में 1 रुपया डालने के लिए सरकार को 3.5 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अब ये 3.5 रुपये कहाँ पे खर्च करने पड़ते हैं आपको भी पता है। वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च आता है, लेकिन मेजरली तो देखो करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से पैसों का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो समझ गए ना आप लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में क्या लिखना है। यही लिखना है कि जो कानून है काफ़ी ज़्यादा एम्बिगुअस हैं, कानून की कमी है तो वो ठीक से काम नहीं करते। जैसे आरटीआई का एग्जांपल ले लीजिए आप, कहने को आरटीआई है लेकिन आजकल आरटीआई को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया गया है। एप्लीकेशंस फाइल की जाती हैं तो लेट से रिप्लाई आता है तो जो सरकारी कर्मचारी हैं काफ़ी चालाक हो गए हैं, इस प्रकार से लिख कर दे देते हैं कि ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है या फिर ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो CIC है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, उसको भी कमज़ोर बना दिया गया है। आपको पता है एडिटोरियल डिस्कशन में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो ये चौथा फैक्टर था लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। तो इस प्रकार से देखो हमने डिस्कस कर लिया कि करप्शन के पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन अभी पूरे काजेज हमने नहीं डिस्कस किए हैं, थोड़ा सा और भी हैं। देखो सेकंड ARC रिपोर्ट में करप्शन के मेनली 3 काजेज बताए गए थे। सबसे पहला तो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी। जब ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में रूल किया था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनकरेज किया था। तो बाद में देखो ब्रिटिशर्स तो हमारे देश को छोड़ के चले गए, लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया उन्हीं कानूनों को बाद में हमने अपनाया। और जैसे ब्यूरोक्रेसी उस समय में थी, ब्यूरोक्रेसी में कुछ खास बदलाव नहीं आया। तो ब्रिटिश कल्चर की लीगेसी देखने को मिलती है आज़ादी के बाद भी भारत में, इस वजह से भी करप्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे जो करप्शन के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल बताया जाता है सेकंड ARC के द्वारा, वो है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पावर। देखो अभी भी हमारे देश में पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है। हालांकि 73rd 74th अमेंडमेंट आने के बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हुए हैं, लेकिन उनके पास पावर नहीं है। अभी भी गवर्नमेंट की मोनोपोली है बहुत सारी चीज़ों पर, और कुछ ही लोगों के द्वारा बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले लिए जाते हैं। और मिडिल लेवल पे या फिर लोअर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे लोग जो हैं उनका पार्टिसिपेशन कम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में करप्शन की संभावना बढ़ जाती है जब आप कुछ ही लोगों को बहुत ज़्यादा पावर दोगे, और वो भी बिना अकाउंटेबिलिटी के। अब देखो तीसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल जो सेकंड ARC के द्वारा बताया जाता है वो है पब्लिक सेक्टर जॉब्स। देखो आज भी फॉर्मल सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन हमारे देश में फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स बहुत कम हैं। 4 से 6%, चलो ये डेटा चेंज हो गया, मान लेते हैं 10% मान लेते हैं। 10% फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स, 90% इनफॉर्मल सेक्टर में। और 10% में जो फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स हैं काफ़ी तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू ज़्यादा है, मारामारी ज़्यादा है गवर्नमेंट जॉब की। तो लोग किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखो जो पैसे देके गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेगा तो बाद में वो अपने पैसों को पूरा करने की कोशिश करेगा। वही बात जो हमने इलेक्शन के समय डिस्कस की थी, जो पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं वही ऐसे लोग करेंगे जो पैसा देकर जॉब हासिल करेंगे, सरकारी जॉब हासिल करेंगे। तो इस प्रकार से हमने सेकंड ARC के द्वारा जो बताया गया उसके बारे में डिस्कस किया। आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन प्लस सीक्रेसी माइनस अकाउंटेबिलिटी। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। एथिक्स में आपको जब लिखना हो इस फॉर्मूले को जरूर लिखिएगा। जब मोनोपोली होगी, डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा होगी, सीक्रेसी ज़्यादा होगी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो ऐसी सिचुएशन में करप्शन होगा ही होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ जनरल काजेज की। वैसे देखो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जनरल काजेज में भी बहुत सारे आ जाते हैं। जनरल काजेज की बात करें, हेडोनिस्टिक टेंडेंसीज, मतलब ह्यूमन बींग्स की लालच की कोई सीमा नहीं है। वैसे थोड़ा सा पैसा बहुत होता है ज़िंदगी चलाने के लिए, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा काफ़ी बार कोई ब्यूरोक्रेट करप्शन में पाया जाता है तो 400 करोड़ की संपत्ति मिली, 500 करोड़ की संपत्ति मिली। तो कहने का मतलब है लालच की कोई सीमा नहीं है। पैसा कमाता जाता है, ह्यूमन बींग कमाता जाता है, इस वजह से भी करप्शन होता है। दूसरा, सैलरीज कम है काफ़ी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो वो करप्शन करते हैं। सैलरी कम होने की वजह से उन्हें लगता है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है, तो डेप्रीवेशन फील होता है और वो करप्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ वैल्यूज़ एजुकेशन एंड प्रॉपर ट्रेनिंग। देखो वैल्यू एजुकेशन
स्कूलों में प्रोवाइड तो की जाती है लेकिन शायद उतने अच्छे से नहीं, या फिर कई जगह पर तो प्रोवाइड भी नहीं की जाती है। वैल्यू एजुकेशन का देखो बहुत बड़ा रोल होता है। अब आप यूपीएससी एस्पायरेंट्स की बात कर लीजिए, मतलब आपने जब यूपीएससी की तैयारी नहीं स्टार्ट की थी उससे पहले आप कैसे ह्यूमन बीइंग थे, लेकिन एथिक्स को पढ़ने के बाद क्या बदलाव आया आप नोटिस कर सकते हो। तो वैल्यू एजुकेशन दी जाए तो फ़र्क तो देखो पड़ता है, सब पर पड़ता है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत लोगों पर वैल्यू एजुकेशन का फ़र्क पड़ता है और उम्मीद तो यही की जाती है, तभी यूपीएससी ने ये एथिक्स का पेपर स्टार्ट किया है। लेकिन अफसोस, चलो वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की देखो बहुत ज़्यादा कमी है, सीक्रेसी ज़्यादा है, और जैसा हमने डिस्कस किया करप्शन की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। पब्लिक ओपिनियन जो है उसको पता ही नहीं है, मतलब कई लोगों को तो यूँ लगता है कि करप्शन इज़ नॉट रॉन्ग। मतलब बहुत बार आप ऐसे लोगों से मिलते होंगे उनको ये एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने रिश्वत दी या फिर रिश्वत ली, इसमें कुछ गलत है, समझ गए। मतलब इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है कि कई बार उन्हें यह भी नहीं पता होता कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कानून के विरुद्ध है, ये मोरली गलत है। उन्हें तो यूँ लगता है कि सब करते हैं, ये जायज़ है, मतलब ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट जनरल पॉइंट लिख सकते हो, पुअर इमोशनल इंटेलिजेंस। सोच के देखो यार, उन पुलिस वालों में कितनी कम इमोशनल इंटेलिजेंस होती है जो गरीब लोगों से पैसा मांग लेते हैं। अरे भाई देखो तो सही उसकी हालत क्या है, आप उससे 15,000 मांग रहे हो, 4,000 मांग रहे हो, उसके पास घर में खाने के लिए पैसे नहीं है। मतलब सोच के देखो उनके पुलिस वाले जो ऐसा काम करते हैं उनकी कितनी कम इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नो मोटिवेशन एंड रिवार्ड फॉर ऑनेस्ट ऑफिसर्स। अब देखो होता क्या है, कई बारी जैसे 100 में से 95 जो ऑफिसर्स हैं वो करप्ट हैं और 2-3 सही हैं, 2-3 न्यूट्रल हैं। तो अब जो 2-3 सही हैं उनको यूँ लगता है कि हमें ऑनेस्ट होने की कीमत चुकानी पड़ रही है, पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ हो जाता है और वैसे हम सिस्टम में बदलाव तो कर नहीं पाते। तो इनफ मोटिवेशन सरकार को देना चाहिए ऑनेस्ट ऑफिसर्स को, ताकि वो ऑनेस्टी से काम कर सकें। और जैसा हमने डिस्कस किया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते हैं और पुअर इम्प्लीमेंटेशन होता है लॉस का। बस यही पॉइंट्स हैं, ये जनरल पॉइंट्स हैं। डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया कि करप्शन होता क्यों है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए करप्शन के फैक्टर्स के बारे में, इतने सारे पॉइंट्स आपके पास होंगे, आप ऐसे से भी ज़्यादा लिख सकते हो। तो बाकी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।